बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे हमने जो है लास्ट टाइम क्या स्टार्ट किया था, हमने रूमेटोलॉजी को स्टार्ट किया था और उसमें जो है मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस रूमेटोआर्थराइटिस को बहुत डिटेल में समझा दिया था। ठीक है, हमने सारे जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब जो है हम किसको स्टार्ट करेंगे, जो आपका टॉपिक है नेक्स्ट। अब थोड़ा सा ना मैं फ़ास्ट चलाऊँगी आपको, क्योंकि मैंने आपकी बेस बना दी है। तो बेटे वो पहली वाली वीडियो बार बार देखें अगर आपको ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगी इसमें। अब देखें इसमें क्या है, इसके नाम से ज़ाहिर है सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस। ठीक है, सीरो नेगेटिव का क्या मतलब है कि यहाँ पे सीरो पॉजिटिव आपको नहीं मिलेगा। रोमेटाइड फैक्टर जो है ना, जो आपने देखा था रोमेटाइड आर्थराइटिस में, उसमें आपको रोमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव मिल रहा था, तो वो सीरो पॉजिटिव था। अब ये सीरो नेगेटिव है, मतलब इसमें रोमेटाइड फैक्टर आपको नहीं मिलेगा। और स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस मतलब स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, जो स्पाइन जो आपकी जॉइंट है ना उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि स्पाइन इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, लेकिन रूमेटॉइड फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे ना मैंने आपको पहले ही सवाल में ही जवाब है, मैंने आपको बता दिया कि सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड फैक्टर नहीं मिलेगा, स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस का केस है। अब इसमें क्या है, ये भी इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिसीज़ है, लेकिन ये किस तरह से डिस्टिंक्ट है, किस तरह से डिफर करती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस से। फर्स्ट डिफरेंस तो आपने देख लिया कि सीरो नेगेटिव है। सीरो नेगेटिव मतलब रूमेटॉइड फैक्टर एब्सेंट नहीं है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में रूमेटॉइड फैक्टर प्रेजेंट था। ठीक है, एक ही बात। अब इसमें कौन सी चीज़ है, मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है, बार बार मैं कह रही हूँ, मैंने आपको मेन चीज़ बता दी है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन तो है सेम रोमेटॉइड की तरह, लेकिन रोमेटॉइड फैक्टर एब्सेंस है, इसी वजह से इसको सीरो नेगेटिव कह रहे हैं। अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर एनकाइलोसिस स्पॉन्डाइलिटिस पढ़ोगे, रेक्टिव आर्थराइटिस पढ़ोगे, और सोरिएटिव आर्थराइटिस पढ़ोगे, और आर्थोपेडिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। ठीक है, ये चार पढ़ोगे इसमें। और इसका मेन चीज़ मैंने बता दी कि इन चारों में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन तो है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस से किस तरह से डिफर करती है। मेन चीज़ क्या है कि सीरो नेगेटिव है, रूमेटॉइड फैक्टर नहीं होता प्रेजेंट। ठीक है, लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तो होता है, अनलाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्योंकि उसमें रूमेटॉइड फैक्टर होता है। अच्छा, अब इसमें कॉमन फीचर इन चारों की जो बता रही हूँ वो क्या है कि एसिमेट्रिकल इन्फ्लेमेटरी ओलिगो आर्थराइटिस है। देखो रूमेटॉइड आर्थराइटिस से डिफर कर गया ना, फर्स्ट पॉइंट तो ये है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपने पढ़ा था कि सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, और उसमें पॉली आर्थराइटिस है, जबकि इसमें क्या है, इसमें ओलिगो आर्थराइटिस है और एसिमेट्रिकल इन्फ्लेमेटरी, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस से डिफर कर गया फर्स्ट पॉइंट। उसके अलावा लोअर लिम्ब ज़्यादा अफेक्ट होते हैं देन अपर लिम्ब। ठीक है, और नो एसोसिएशन विद रूमेटॉइड फैक्टर। ठीक है, तो ये आपका सेकंड डिफरेंस हो गया है रूमेटॉइड आर्थराइटिस से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एंथीसिस की इन्फ्लेमेशन होती है, टेंडन लिगामेंट जो अटैच होते हैं बोन के साथ। अच्छा, दूसरा ये कि HLA-B27 के साथ ये एसोसिएशन है, जबकि रूमेटॉइड का क्या था, HLA-B24। अगर मैं आपको दिखा दूँ रूमेटॉइड में आपने क्या देखा था, HLA-DR4 से। यहाँ पे किसके साथ एसोसिएशन है, तो ये सारा MCQs में आता है कि ये जो आपको मिला था ये HLA-B27 मिल रहा है और रूमेटॉइड फैक्टर नहीं है, और ओलिगो आर्थराइटिस है, एसिमेट्रिक इन्फ्लेमेटरी वो है आर्थराइटिस। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये मेन फीचर्स मैंने हम चारों के बता दिए, मतलब ये कॉमन फीचर्स इन चारों में मिलेंगे आपको। ठीक है, एक्स्ट्रा आर्टिकल मैनिफेस्टेशन जिस तरह से आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखी थी, सेम इसमें भी आपको मिलेगी। यूवियाइटिस जो है मतलब कंजक्टिवाइटिस जो आंखों से रिलेटेड है, वो सब में आपको मिलेगा, इन चारों में, स्पॉन्डाइलोरेक्टिव में, सोरिएटिव में, और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज जिसे एंटेरोपैथिक कहते हैं। ठीक है, उन सब में आपको कंजक्टिवाइटिस मिलेगा। क्यूटेनियस लीजन जो केरोडर्मा बेलिनोर्जिका जो है वो आपको रेक्टिव आर्थराइटिस में मिलेगा। अब रेक्टिव आर्थराइटिस से क्या मतलब है कि रिएक्शन हो रहा है, मतलब इन्फेक्शन हो कि बॉडी रिएक्शन दे रही है। ठीक है, इस तरह से ट्रिक करके याद रखो कि इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी ने उसके खिलाफ रिएक्शन दिया तो आर्थराइटिस का केस बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म मिलेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इन्फेक्शन कॉज करवाते हैं, उसके नतीजे में रेक्टिव आर्थराइटिस हो रहा है। ठीक है, सोरिएटिव आर्थराइटिस में क्या होता है कि इसमें जो है ना आपको नेल डिस्ट्रॉफी मिल सकती है। ठीक है, और इसमें आपको फिंगर की डिस्ट्रॉफी मिल सकती है नेल, और बाकी एनकाइलोस्पोंडाइलिटिस में आपको एओर्टाइटिस मतलब एओर्टा का वो इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। ठीक है, तो मैं आपको आगे बताऊँगी। ठीक है, मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी, मतलब मैंने आपको यहीं पे सारा इंट्रोडक्शन क्लियर करवा दिया। अच्छा, अब हम थोड़ा क्या करेंगे, एनकाइलोस्पोंडाइलिटिस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सही से। एनकाइलोसिस स्पॉन्डाइलिटिस में क्या है, सेम सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है, ये आपको पता है कि सीरो नेगेटिव तो है, इसका मतलब क्या है कि रूमेटॉइड फैक्टर
इसमें एब्सेंस होता है, ठीक है। सीरो नेगेटिव मतलब रूमेटॉइड फैक्टर नहीं है। सीरो पॉजिटिव कौन था? रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसमें था। अच्छा, ये सेम क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है और ये यहाँ पे देखो इसके नाम से जाहिर है कि ये स्पाइन को इन्वॉल्व कर रहा है। स्पॉन्डाइलाइटिस मतलब कि स्पाइन इन्वॉल्वमेंट हो रही है, स्पाइन इन्फ्लेमेशन हो रही है, और सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है, जो कि स्पाइन और पेल्विस के मतलब जो लोअर स्पाइन और पेल्विस के दरमियान जो होता है ना जॉइंट, उसमें हो रही है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और दूसरा मेल डोमिनेंट है, ठीक है। स्पाइन आप याद रखो कि मेल जो है वो ज़्यादा भारी घर के काम करते हैं जो उनकी स्पाइन पे अफेक्ट करता है, तो इस तरह से याद रख लो। और सेकंड से थर्ड डिकेड मतलब 20 से 30 साल की उम्र में होता है। मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ तो इस वजह से सही से जो है मैं प्रोनाउंसिएशन को ख़राब कर रही हूँ, थोड़ा सा तेज़ बोल रही हूँ, ठीक है, मैं ताकि जल्दी कवर हो सके, ऑलरेडी टाइम कम है। तो 20 से 30 साल की उम्र में होता है और इन्फ्लेमेटरी बैक पेन होता है। जाहिर सी बात है, स्पाइन इन्वॉल्वमेंट है तो बैक पेन तो होगा। देखिए, लिंक करके चले हर चीज़ को। और बाकी आपने जो है ना क्या याद रखना है, लोअर बैक पेन होता है सैक्रोइलियक मतलब जो आपका सैक्रोइलियक जॉइंट है उसकी वजह से जब उसमें इन्फ्लेमेशन होगी तो आप क्या लिखोगे? स्ट्रैबिलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो रही है। और निमोनिक आपने आई पेन याद रखना है। आई मतलब कि इंसीडियस ऑनसेट होगा, ठीक है। पेन एट नाइट होगा पी। ए मतलब कि एज ऑनसेट लेस देन 40 ईयर होगा, मैंने बताया था 20 से 30 साल की, 40 साल से कम होगा। और इम्प्रूव हो रही है विद एक्सरसाइज इन हॉट वाटर, मतलब यहाँ पे जो आप जो पेशेंट कहेगा कि हाँ मेरा पेन ठीक हो जाता है जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ या थोड़ा सा गर्म पानी डालता हूँ, ठीक है, हॉट वाटर। और N4 कि नो इम्प्रूवमेंट विद रेस्ट के साथ कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। अब ये जो है ना ये वाला थोड़ा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ थोड़ा लिंक कर रहा है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी आपने पढ़ा था कि एक्टिविटी के साथ वो इम्प्रूव हो रहा था, ठीक है। अच्छा, मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 30 मिनट होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको मॉर्निंग से मोर देन 30 मिनट मिलेगी, तो ये आपने याद रखना है। आई पेन के लिहाज से आई पेन ट्रिक याद रख लो, बाकी सारा सेम है, बाकी कुछ भी नया नहीं है इसमें। बस आपने ये देखना है मेल डोमिनेंट है 20 से 30 साल की उम्र में, और वो इसमें ट्रिक आ गया है कि आई मतलब इंसिडियस ऑनसेट होता है, पेन एट नाइट होता है, ए मतलब कि वो एज ऑफ ऑनसेट लेस देन 40 ईयर है, और आई मतलब इंप्रूव विद एक्सरसाइज और हॉट वाटर, और नो इंप्रूवमेंट विद रेस्ट। और मॉर्निंग स्टिफ आपने मोर देन 30 मिनट याद रखनी है, जबकि रूमेटॉइड में क्या था मोर देन 1 आवर या 60 मिनट था, ठीक है। इसमें मोर देन 30 मिनट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और आपने एक चीज़ याद रखनी, HLA-B27 के साथ इसकी एसोसिएशन होती है, ठीक है, वो मैं आगे आपको बताऊँगी। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स देख लो, जो मेन चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इंटीरियर यूवाइटिस 25% मोस्का में मिलता है, और जो 80% वो है वो प्रोस्टाइटिस मतलब प्रोस्टेट की इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि मैंने क्या बताया था ये किस में ज़्यादातर आपको मिलेगा, मेल में। तो मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना ब्लैडर के ऊपर, तो प्रोस्टाइटिस 80% मैन में मिलेगा, यूजुअली एसिम्टोमेटिक होता है, ठीक है। बाकी कंजक्टिवाइटिस आपको हर चीज़ में मिलेगा, मतलब पूरी चारों टाइप में मिलेगा। एओर्टिक एकार्डिकेशन एवी ब्लॉक मिलेगा, पेरिकार्डाइटिस अमाइलोसिस एटिपिकल अपर पल्मोनरी फिब्रोसिस म्यूचुअल कॉम्प्लिकेशन स्पाइनल फ्रैक्चर, ये सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। और ये अब देखो मैंने क्या बताया कि ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है सारी, ये सारी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो इन सब में आपको ESR CRP ये सब रेज ही मिलेगा, एलिवेटेड ही मिलेगा, और इसमें HLA-B27 पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इसमें HLA-B27 मिलेगा, जबकि रूमेटॉइड में HLA-DR4 था, ठीक है। अच्छा, अब इससे सिर्फ कंफर्मेशन नहीं जाती, आप एक्सरे करोगे तो जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट है आप क्या करोगे कि उसका जो है ना एक्सरे करवाओगे, किसका, सैक्रोइलियक जॉइंट का, ठीक है। उसमें आपको जो है स्क्लेरोसिस मिल सकती है, एरोजन मिल सकती है, और बाकी एक्सरे ऑफ स्पाइन लाजमी कराओगे। उसमें आपको बम्बो स्पाइन मिल सकती है जो कि फ्यूजन ऑफ वर्टिब्री को शो करेगी, क्योंकि वहाँ पे सेंडेस्मोफाइट्स मिलेंगे, मतलब बोनी ग्रोथ मिलेगी बिटवीन वर्टिब्री। अच्छा, MRI स्पाइन ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, ठीक है। इसमें आपको एबनॉर्मलिटीज मिल सकती है, तो बस ये याद रखना, एक्सरे ये बम्बो स्पाइन याद रखना, क्योंकि सीनियरिटी में वो दे सकते हैं कि बम्बो स्पाइन मिले, तो आप समझ जाओगे कि ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। सब कुछ बहुत आसान है अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज चलो। अच्छा, इसमें पेशेंट को आप क्या कहोगे, इसमें क्या था कि वो कह रहा था कि जब मैं एक्टिविटी करता हूँ तो मैं इम्प्रूव हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है, पेन ना रिलीफ मिल जाता है, लेकिन जब मैं रेस्ट करता हूँ तो एग्रीवेट हो जाता है। तो आप फिर पेशेंट को क्या बोलोगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करो और स्विमिंग लाजमी करो, ताकि आपकी जो है ना स्पाइन जो है ना वो थोड़े से मतलब थोड़े से जब आप स्विमिंग करोगे तो स्पाइन पे इफेक्ट पड़ेगा, लाइक स्पाइन का जो पेन है वो रिलीव हो सकता है। और पुअर पोस्चर से अवॉइड करो, एनसेड बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट है। इसके अलावा एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक जो हमने बताया था ना यहाँ पे, एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है ये आप दे सकते हो एनसेड के बाद, ठीक है। और ये आप जो है ना एनसेड के बाद दोगे बेस्ट नेक्स्ट थेरेपी जो है, और इसमें सारे माब वाले याद रखना, माब वाले,
इन्फ्लिक्सिमाब और डेलेग्मेजाब, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक्टिव और ये जो है ना परसिस्ट करता है एक्टिव, मतलब कोई अगर एक्टिव इन्फ्लेमेशन हो रही है, एनसिड से काम नहीं हो रहा, एनसिड काम नहीं मतलब नहीं कंट्रोल कर पा रहा, वो इन्फ्लेमेशन जो है ना वो परसिस्ट हो रही है, तो देन आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा, ये देना एनसिड के बाद फिर आप ये दोगे, ठीक है। जब एक्टिव इन्फ्लेमेशन परसिस्ट हो तब आप दोगे, ठीक है। और ये जो है भाई रिडक्शन ऑफ सिम्टम करवा देगी ये सारी। अच्छा, ये रिडक्शन ऑफ सिम्टम करवाती है स्पाइनल की और पेरिफेरल आर्थराइटिस की ये, जबकि इसके साथ जो आप ये दोगे ना डिसीज मॉडिफाइड एंटी रोमेटाइड ड्रग्स जो कि आपने रोमेटाइड आर्थराइटिस में दी थी ना, इसमें भी आप दोगे। लेकिन इसमें आपने याद रखना है कि ये सिर्फ एक्स्ट्रा जो फीचर है ना, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर, ये उसके लिए है, सेम जिस तरह से रोमेटाइड आर्थराइटिस में दी, ठीक है। तो ये प्रोग्रेशन को कम करती है, ये आपके स्पाइन पेन को या उसमें कोई रोल प्ले नहीं करती, कि ये यूज़फुल होती है पेरिफेरल आर्थराइटिस के लिए, यूआइटिस के लिए, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन के लिए। नो इफेक्ट ऑन स्पाइनल डिसीज या एंथेसिस के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपने, तो बस ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आपने कॉज समझ लिया, जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ ना कि इस तरह से लिंक करके पढ़ा रही हूँ, अगर आपने इस तरह से समझ लिया तो ये आपको ट्रीटमेंट याद करने में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने समझ लिया कि एक्टिविटी से इंप्रूव हो रहा है, तो आप स्विमिंग का बोलोगे ना पेशेंट से, फिर आप उसको बेस्ट इनिशियल क्या दोगे, एनसिड दोगे। उसके बाद एनसिड से अगर वो एक्टिव इन्फ्लेमेशन नहीं हो जाए, परसिस्ट है, तो आप उसको क्या दोगे, नेक्स्ट एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर थेरेपी। तो आपने खुद याद रख लेना है एक दफ़ा ये सारी चीज़, अगर आप समझ गए तो आसान हो जाएगी। एक्चुअली जब मैं तेज़ बोलती हूँ ना तो मेरी वर्ड्स फिर ख़राब ही निकलते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो बेटे, ये समझ आ गया ना। अच्छा, अब चलो रेक्टिव आर्थराइटिस। अब रेक्टिव आर्थराइटिस देखो, हमारी मिस कहती थी ना कि कुछ ना आए ना तो सवाल में ही जवाब है, तो सवाल में ही मतलब ऑप्शन में ही जवाब तलाश करो। रेक्टिव आर्थराइटिस मतलब किसी चीज़ के एक्शन से रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। किसी चीज़ के एक्शन मतलब कोई इन्फ्लेमेशन, कोई जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके इन्फेक्शन कर रहा है, तो बॉडी उसके खिलाफ रिएक्शन दे रही है, तो उसके खिलाफ आर्थराइटिस जनरेट हो रहा है, रेक्टिव आर्थराइटिस ये है। ये मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। अब आगे बताती हूँ कि क्या है इसके अंदर। इसमें आपने क्या याद रखना है, मेन चीज़ आपने कुछ याद नहीं रखनी, बस इसमें याद रखना है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, देखो इन्फेक्शन की वजह से रिएक्शन हो रहा है ना, तो इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकती है, क्लेमाइडिया आ सकता है, ये याद रखो, यूरोप्लाज्मा आ सकता है बस ही, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में शिगेला, साल्मोनेला, कैम्फाइलोबैक्टर, यार्सीना याद रख लो, ठीक है। ये आपने याद रखना है बस। और बाकी सेल्फ लिमिटिंग होता है, इसमें क्या होता है, बैक पेन होता है। सॉरी बेटा, अजान हो रही थी तो मुझे स्टॉप करना पड़ा। तो मैं क्या बता रही थी कि आपने जो है ना रेक्टिव आर्थराइटिस में क्या याद रखना है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में क्लेमाइडिया याद रख लो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में शिगेला, साल्मोनेला, कैम्फाइलोबैक्टर, यार्सीना, बस एक दफ़ा पढ़ लो कि भाई इनकी वजह से जो है ना इन्फेक्शन के नतीजे में जो रेक्टिव आर्थराइटिस होता है। और बाकी देखो लो बैक पेन, स्टिफनेस तो सब में आ रही है ना, और सेक्रोइल, बस इसको ये तो सब में मतलब आपने देखना है ना। इसमें जो मेन चीज़ है वो राइटर सिंड्रोम याद रखना है। राइटर सिंड्रोम ये BCQs में भी आया था, ठीक है। तो देखो R फॉर रेक्टिव, ठीक है, R फॉर राइटर, ठीक है, राइटर सिंड्रोम, इस तरह से RR याद रखो कि दोनों। अब राइटर सिंड्रोम जो है रेक्टिव आर्थराइटिस में होता है, दोनों R से स्टार्ट होते हैं, ये मैंने आपको लिंक दे दिया। अब देखो इसमें क्या होता है, रेक्टिव आर्थराइटिस होता है, वो तो आपको पता है, ठीक है। रेक्टिव आर्थराइटिस में ही होता है ना राइटर सिंड्रोम में, सबसे पहले रेक्टिव आर्थराइटिस आपको मिलेगा एक, और दूसरा नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस मिलेगा, ठीक है, मतलब यूरेथ्रा की एक्सप्लेनेशन मिलेगी, और नॉन गोनोकोकल और कंजक्टिवाइटिस मिलेगा। तो ये तीन चीज़ें अगर आपको मिल रही है तो राइटर सिंड्रोम है, और राइटर सिंड्रोम रेक्टिव आर्थराइटिस में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने मेन चीज़ याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा एक्स्ट्रा आर्टिकल फीचर्स में आपने नेल डिस्ट्रॉफी, इसमें भी आती है, सोरिएटिव में भी आती है, इसमें भी आती है, ठीक है। बाकी इसमें ना आपने जो, क्योंकि रेक्टिव आर्थराइटिस है ना, रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसमें आपको स्किन की इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, किस तरह से, क्यूटेनियस लीजन्स मिलेंगे, सर्सिनेट विलेनाइटिस मिलेगा, पेनलेस सुपरफिशियल अल्सरेशन मिल सकती है पेनिस पे, ठीक है। और केरोडर्मा ब्लेनर्जी का मैंने बताया था कि ये किस में आपको मिलेगा, क्यूटेनियस लीजन जो है, जो कि रेक्टिव आर्थराइटिस में मिलेगा, ठीक है। उसके साथ एक ये भी याद रख लो, सर्सिनेट वाला। इसमें क्रस्टी प्लाक होता है पोस्टीरियर फीट, पाम पे, स्कैल्प पे, स्कॉटम पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। और एक ही राइटर सिंड्रोम इसमें, और कुछ नहीं। बाकी इन्वेस्टिगेशन में आपको पता है कि इन्फ्लेमेटरी है ना, पूरे चारों में इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो ये सब में रेज होगा, ये सार सब बार बार बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेन चीज़ जो है ना, साइनोफाइड की जब आप एग्जामिनेशन कराओगे ना, तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स तो मिलेंगे, साथ में आपको जाइंट मैक्रोफेजेस मिलेंगे, राइटर सिंड्रोम है ना, तो राइटर सेल्स भी मिलेंगे आपको इसमें रेक्टिव आर्थराइटिस में। मेन चीज़ ये सारे सिनेरियो में आता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन में राइटर सेल्स मिले, ये मिला, वो मिला, तो आप बताओ कि कौन सा आर्थराइटिस है, ठीक है। आपने देखे होंगे BCQ, इंशाल्लाह मैं करवाऊंगी अगर टाइम मिला, क्योंकि टाइम तो कम है, मैं कोशिश करूँगी कि मेडिसिन और सर्जरी कंप्लीट करवा सकूँ।
अच्छा, बाकी आपको पता है कि ये जो है ना सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से एक्टिव आर्थराइटिस हो रहा था ना, तो आप इसमें एक नई चीज़ क्या करोगे, पीसीआर करवाओगे यूरिन की, और जो जेंटल स्वाब लोगे उसमें देखोगे पेशेंट की यूरिन और स्वाब कलेक्शन करोगे, पीसीआर करवाओगे कोई क्लेमाइडिया कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, स्टूल कल्चर करवाओगे कि कौन से इन्फेक्शन के थ्रू ये एक्टिव आर्थराइटिस हुआ है। बाकी एक्सरे में आप सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग इसको छोड़ दो, ये कोई इतना वो नहीं है, लाइक विच इज सिमेट्रिक। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इसमें ना एक्सरे में आपको जैसा कि सैक्रोइलिएटिक ना वो यूनिलेटरल मिलेगा, जबकि अभी जो आपने पहले पढ़ा था ना एनकाइलोसिस स्पॉन्डाइलोसिस में, उसमें आपको ना सिमेट्रिकल मिलता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद कर लो कि यहाँ पे जो है ना ये मेन चीज़ देख लो कि एक्सरे में जो है ना रेक्टिव में आपको सैक्रोइलिएटिक की यूनिलेटरल एसिमेट्रिक मिलती है इन्वॉल्वमेंट, जबकि एनकाइलोसिस स्पॉन्डाइलिटिस में आपको सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट मिलती सैक्रोइलियाइटिस की। तो ये डिफरेंस याद कर लो क्योंकि लिंक हो सकता है, मतलब सिनेरियो में आप डिफरेंस करने के लिए याद रहो। बाकी हम पेशेंट एक्यूट अटैक आएगा तो हम उनसे बोलेंगे आप रेस्ट करें, एनसेड एनाल्जेसिक दे देंगे, एंटीआर्टिकल स्टेरॉइड दे देंगे, ठीक है, और एंटीबायोटिक, क्योंकि ये इन्फेक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, तो एंटीबायोटिक तो लाजमी देनी है। ठीक है, यूआइटिस के लिए आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड बट डीमार्ट दे दो, बस मतलब एक दफ़ा अगर आपने वो सीक्वेंस याद कर ली जो मैंने बताई ना, तो सब में फॉलो कर दो, बस एक नई चीज़ आ जाएगी इसमें एंटीबायोटिक, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब सारा कॉन्सेप्ट बेस अब मैं आपको चला रही हूँ क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहली वीडियो में बना दिया है। अच्छा, एक्सरे जब करोगे ना सैक्रोइलिएक जॉइंट का, या मतलब जब उसमें इन्फ्लेमेशन होगी तो आइटिस हो जाएगा ना, सैक्रोइलिएटिस कहेंगे ना, सैक्रोइलिएक जॉइंट की जब इन्फ्लेमेशन होगी, जब आप उसका एक्सरे करवाओगे तो आपको अगर वो मार्जिनल मिल रहे हैं, सिंडेस्मोफाइड्स जो है, जो ब्रिजिंग है बिटवीन टू वर्टिब्रे, अगर वो मार्जिनल मिल रहे हैं और फाइन मिल रहे हैं और सिमेट्रिकल मिल रहे हैं, बताते हैं ना कि सिमेट्री, तो वो एनकाइलोसिस स्पॉन्डाइलिटिस है। लेकिन अगर वो नॉन मार्जिनल मिल रहे हैं और कोर्स मिल रहे हैं और एसिमेट्रिक मिल रहे हैं तो वो रेक्टिव आर्थराइटिस है। तो ये मेन चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि सिनेरियो में आता है कि हमें एसिमेट्रिक मिला, हमें नॉन मार्जिनल मिला, और ये तो फिर आपको रेक्टिव आर्थराइटिस, ये मेन क्लू होगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अगर बोलेगा मार्जिनल मिला, सिमेट्रिक मिला, फाइन मिला, तो आप एनकाइलोसिस स्पॉन्डाइलिटिस। ठीक है, तो ये क्लू होते हैं जो कि मैं अब आपको सिर्फ क्लू बता रही हूँ, आगे ना जहाँ जहाँ मुझे क्लू मिल रहे हैं कि भाई ये क्लू है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि एक इंसानी दिमाग इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो अब मैंने आपकी पहली वीडियो में बेस बना दी, अब मैं आगे ना आपको सिर्फ क्लू दे रही हूँ। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बना दिया है पहले। अब क्या है, सोरियाटिक आर्थराइटिस में क्या होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस इसमें मेन चीज़ याद रख लो कि इसमें ना एक तो डिस्टेंट इंटरफेरेंस जॉइंट की वो होती है, इसको याद रखो या ना रखो, लेकिन बस डिजिट्स का याद रखो कि सुसाइड डिजिट होता है फ्रंथेसिस का। ठीक है, फिंगर्स में टेलीस्कोपिक फिंगर्स मिल सकती है। ठीक है, और जब आप एक्सरे करवाते हो ना, तो एक्सरे में आपको क्या मिलेगा, पेंसिल एंड कप डिफॉर्मिटी डिस्टल इंटरफेरेंस जॉइंट। मैंने बताया था कि डिस्टल इंटरफेरेंस जॉइंट इन्वॉल्व होता है, तो उसमें में आपको कौन सी डिफॉर्मिटी मिलती है, पेंसिल एंड कप। अब ये आप कहाँ देखोगे, गूगल में देख लेना। ठीक है, अब मैं ट्रिक बता देती हूँ, सोरिएटिव किससे आ रहा है, पी से आ रहा है, भले ही इसमें साइलेंट है लेकिन आ तो पी से रहा है ना, तो पी में क्या, पी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो पेंसिल एंड कप डिफॉर्मिटी आपको एक्सरे मिलेगी। ये एक ट्रिक, मेन चीज़ ये याद रख लो, पेंसिल एंड कप डिफॉर्मिटी सोरिएटिव में। और बाकी क्या है, ये वाला टेलीस्कोपिक फिंगर और सोरियाटिक डिजिट्स याद रख लो, बस ख़त्म बात, आगे कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एंटेरोपैथिक में मैंने बताया था ना कि इन्फेक्टिव बाउल डिजीज से रिलेटेड हो सकता है। 10% आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में जब मैं जीआईटी पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, उससे रिलेटेड मिल सकता है। 20% आपको क्रॉन डिजीज में मिल सकता है, जिसमें जो है ना एट्रोफी हो जाती है, वेलस एट्रोफी हो जाती है, वो मैं सबको बताऊँगी। ठीक है, बस इसमें कुछ याद रखना, एंटीरोपैथिक है ना, एंटीरो मतलब जीआईटी से रिलेटेड, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ की वजह से आपको आर्थराइटिस हो रहा है। ठीक है, इसमें बस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज़ की वजह से होता है, देखें। ठीक है, और बाकी इसमें आपने दो चीज़ याद रख लें, अगर याद ना भी रखो तो खैर है। एक्स्ट्रा आर्टिकल मैनिफेस्टेशन में आपको पायोडर्मा गैंग्रेनोजम मिल सकता है। ठीक है, और साथ में एरिथ्रेम नोडोजम मिल सकता है। इसमें क्या होता है, टेंडन नोड्यूल्स होता है पेनिकुलाइटिस पे, और यहाँ पे जो है ना अल्सर होते हैं वेरोसिल बर्डर्स पे, न्यूट्रोफिल्स जिमर्बस याद रखो। गैंग्रेनोजम देखो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है तो जी से गैंग्रेनोजम याद रख लो। ठीक है, और एरिथ्रेम नोडोजम ये याद रख लो, अगर ना भी याद रहे तो खैर है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, टोटल कोलेक्टिव के ला दो। अल्सरेटिव कोलाइटिस आर्थराइटिस कैन भी, मतलब जो अगर वो पेशेंट में अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ आ रहा है तो आप टोटल कोलेक्टिव करा दो, बस ये चल रही हो। बाकी सारी बायोलॉजिकल एंड डिमांड दे दिया, आर्थराइटिस दे दिया। आप डिमांड किस वजह क्या करता है, स्वेलिंग कम करता है, प्रोग्रेशन को स्लो करता है, एक्स्ट्रा जो मैनिफेस्टेशन होती है उसके लिए होता है। ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक आपको पहले ही बता दी ट्रीटमेंट से कि हम कौन सी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। ठीक है,
सो अब ये भी हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने ये चारों डिस्कस कर लिए, ठीक है। सीरो नेगेटिव जो हमारा स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस था, इसमें जो ये चार थे इसको हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिया, साथ में इसका डिफरेंस भी मैंने बता दिया। और मैंने बहुत शुरू से वन बाय स्टेप बाय स्टेप आपको पहले डिफरेंस बताया रूमेटॉइड अर्थराइटिस से, उसके बाद मैं एक एक करके क्लू आपको बताती गई। तो इस तरह से जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ ना, मेडिसिन जो है ना लिटरली बहुत ज़्यादा स्टार्ट में तो ऐसा लगता था कि ये हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जब मैंने इसको समझा कि ये ऐसे नहीं होगा, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसकी क्यों ना अपने जूनियर्स की हेल्प करने के लिए मैं इसको जो है ना वीडियो में समझा दूँ, क्योंकि ये हर इंसान को स्टार्ट में ऐसी लगती है और आखिर तक ये ना बार बार भूली जाती है, मेडिसिन मतलब रिटेन ही नहीं रहती। तो इस वजह से ये मैं ट्रिक करके आपको लिंक करके समझा रही हूँ ताकि रिटेनेबल हो। और आप लोग शुक्र करें कि आपको इस तरह से वीडियो मिल रही है, मतलब इस तरह से वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि इस वजह से तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई। पूरा साल हम मेडिसिन में पक्की हूँ और फिर आखिर मुझे इस पे कमांड हासिल हुआ है, ठीक है। और कमांड हासिल हुआ है तो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। दुआ कीजिएगा कि मैं पूरी मेडिसिन के यूनिट्स की वीडियो बना लूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स करीब है। मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी रिवीजन के साथ वीडियो भी शूट कर लूँ, ठीक है। सो मुझे दुआओं में ख़ास कर याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग की दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है। और क्रिस्टल डिपोजिशन अर्थराइटिस ना, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, और फिर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा भी रहता है, लेकिन इसमें मैं बहुत आपको बस क्लू पॉइंट दूंगी ताकि सिनेरियो को आप डायग्नोस करो, ठीक है। जिस तरह से बस शुरू वीडियो में जो मैंने आपका कॉन्सेप्ट बनाना था वो मैंने बना लिया। अब मैं जिस तरह से मैंने ये पढ़ाया ना, कितना आसानी से और कितना जल्दी पढ़ा लिया ना, इस तरह से आगे भी इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। बस दुआओं में याद रखिएगा। बाकी यूट्यूबर्स की तरह हर चीज़ में नहीं घुस रही, बस जो इम्पोर्टेंट है वो बता रही हूँ। अब जिससे स्टार्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट बना लिया ट्रीटमेंट के लिहाज से, आर्थराइटिस, ऑस्टियो, रूमेटॉइड, ठीक है, क्या डिफरेंस है। अब आगे जो है ना उसी से लिंक करती चीज़ें में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट विद क्लू, जस्ट विद ट्रिक्स, ठीक है। सो इस तरह से ही आप मेडिसिन पे कमांड हासिल कर सकते हो। सो मुझे अपनी दुआ में खास कर याद रखना, इंशाल्लाह कि हम नेक्स्ट में करेंगे। मैं तो चाहती थी कि आज पूरा हो जाए, लेकिन शायद ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इंशाल्लाह इसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि पास पेपर भी डिस्कस कर सकूँ अगर मौका मिला, ठीक है, क्योंकि सर्जरी भी करवानी है। और सर्जरी की जो है ना मैं शॉर्ट बुक पे काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह जूनियर्स के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। मतलब जो मैं सर्जरी के मेन पॉइंट जिस तरह से मैं यहाँ बता रही हूँ ना, मेडिसिन के लिए, मेडिसिन का तो मुश्किल है, मैं सर्जरी के शॉर्ट बुक पे काम कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के लिए जूनियर के लिए शॉर्ट बुक मैं जो है ना रिलीज़ कर दूँगी, और फिर आके अपनी क्लास में उसके बारे में बता भी दूँगी और एक सैम्पल भी शेयर कर दूँगी, ठीक है, ताकि आप लोग देख सको कि किस तरह से वो बुक है, किस तरह से डिज़ाइन की हुई है। सो फिर आप लोग ऑर्डर करवा सकते हो। सो दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।